जो कहती है एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। क्या ये राहुल गांधी जाएंगे तो वहाँ मराठी बोलेंगे? क्या अखिलेश यादव जाएंगे उनके प्रचार में तो क्या मराठी बोलेंगे? क्या ममता बनर्जी जाएंगे तो बुम्बा बुम्बा चुम्बा चुम्बा छोड़ के वहाँ पर मराठी बोलेगी? कि हमारा धर्म एक्सेप्ट करो, नहीं तो काट दिया जाओगे। तो ये ब्राह्मण जो है वो दलितों का हितैषी नहीं है, दुश्मन है। मतलब इतनी जल्दी तो भारत से डायनासोर विलुप्त नहीं हुए थे, जितनी जल्दी हिंदू विलुप्त हो रहा है, अपने अपने राज्यों से पलायन कर रहा है, भाग रहा है। देखिए, भाषा विवाद वही रणनीति चलाई जा रही है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के द्वारा, जैसे औरंगजेब के टाइम पे धर्मों में बांटने का काम था कि हमारा धर्म एक्सेप्ट करो, नहीं तो काट दिया जाओगे। उसके बाद अंग्रेजों की नीति आई, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल। उनका भी यही था, जातियों में इनको बांट दो, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण राजपूत करो और सत्ता इनके यहाँ की हड़पो, इनके यहाँ का बिजनेस हड़पो और यहाँ पे राजतंत्र चलाओ। उसके बाद कांग्रेस आई, उसने कह दिया भैया ब्राह्मण जो है वो दलितों का हितैषी नहीं है, दुश्मन है। उनको जातियों में लड़वाने का काम किया। SC ST OBC हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, इन सबको आपस में लड़वाया और 56 साल भरपूर लाभ उठाया और राजनीति करी। और इसको देखते देखते कहीं ना कहीं हम जातियों में लड़ते रहे। हमने कहा हमारी मूंछ का ताव नीचे नहीं होना चाहिए, हमारी जाति सबसे पहले होनी चाहिए। और इसी को देखते देखते हम कश्मीर से गायब हो गए, इसी को देखते देखते तमिलनाडु के कई क्षेत्रों से हम गायब हो गए, इसी को देखते देखते आज बांग्लादेश से कई जगहों से, मुर्शिदाबाद एक एग्जांपल है, वहां से गायब हो रहे हैं। ऐसा करते करते कहीं ना कहीं दक्षिण भारत से तो हम विलुप्त हो गए। मतलब इतनी जल्दी तो भारत से डायनासोर विलुप्त नहीं हुए थे, जितनी जल्दी हिंदू विलुप्त हो रहा है, अपने अपने राज्यों से पलायन कर रहा है, भाग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सरकार आती है 2014 के अंदर, जो सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास का एक नारा देती है, जो कहती है एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। वहीं पर देखते हैं देश के अंदर बदलाव आता है, लोग जाति धर्मों से ऊपर उठते हैं और अपने देश के लिए सोचते हैं। फिर एक सरकार महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हारती है, विधानसभा चुनाव हारती है और वो देखती है हमारा तो वर्चस्व खत्म हो रहा है, अब हम अपना वर्चस्व कैसे लेकर के आए? क्योंकि जातियों में बांटने वालों को भी मुंह पे तमाचा पड़ गया, धर्म पे बांटने वालों के मुंह पे तमाचा पड़ गया। अब इन्होंने ले ली भाषा, इन्होंने कह दिया भैया जो मराठी बोलेगा वो महाराष्ट्र पे राज करेगा, जो नहीं बोलेगा वो आउट हो जाएगा। क्या उद्धव ठाकरे कभी उत्तराखंड जाएंगे तो क्या उनको पहाड़ी भाषा बोलना अनिवार्य होगा? क्या वो बिहार जाएंगे तो उनको भोजपुरी बोलना अनिवार्य होगा? क्या वो पंजाब जाएंगे तो पंजाबी बोलना अनिवार्य होगा? ये पूछना चाहते हैं। अगर होगा तो आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फॉरेन कंट्री में क्यों पढ़ रहे हैं? वो मराठा स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उनको मराठी ही सारे सब्जेक्ट के अंदर आनी अनिवार्य क्यों नहीं है? उनको जितना भी हमारा इतिहास है वो इतिहास मराठी में ही आना चाहिए। जितना बॉलीवुड गैंग वहां चल रहा है, वो पूरी इंडस्ट्री जितनी भी मूवी बनाए महाराष्ट्र की भूमि से, वो मराठी में होनी चाहिए। क्यों हिंदियों में डायलॉग बनाए जाते हैं, क्यों हिंदी मूवीज बनाई जाती है? कई लोग इस विवाद को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अपना भाषा होना जरूरी है, और ये जो विवाद चल रहा है इस पर कई लोग टिप्पणी दे रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मूर्ख लोग हैं और ये जो सपोर्ट कर रहे हैं ये MNS के कार्यकर्ता ही हो सकते हैं, कोई देश का सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो महाराष्ट्र का एक प्रचलित, एक चर्चित नाम रहे, जिनके मस्तक पे तिलक और मुंह पे हिंदुत्व का नाम होता था, शिवाजी महाराजों, छत्रपति शिवाजी महाराजों, संभाजी महाराजों, उन्होंने एक हिंदुत्व को पहचान दी, उन्होंने हिंद स्वराज की पहल चलाई। और ये कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी सत्ता को देखने के लिए आज हिंदी मराठी को लड़ा रहे हैं। वहीं हम जाते हैं तो तमिल और हिंदी को लड़ाया जाता है। अब इनका काम क्या रह गया है? धर्म और जाति से हटो, भाषाओं पे लड़ाओ। इनको समझना पड़ेगा कि भाषाओं पे लड़ते लड़ते, जातियों पे लड़ते लड़ते कश्मीर से 7 लाख हिंदुओं को भगा दिया। वहां पर जरूरी नहीं था कि वहां पे कश्मीर का ही लोग रह रहे थे, वहां पे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हर कास्ट के, हर धर्म के, हर राज्य के लोग जाकर के वहां व्यापार करते थे। लेकिन आज उनके व्यापार पे किनका कब्जा है? आज उनके घरों पे किनका कब्जा है? आज उनकी फैक्ट्रियों पे किनका कब्जा है? आज उनका जो बैंक बैलेंस जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए जोड़ा था वो कौन खा गया? आज उनकी जो योजनाएं थी, उनका जो लाभ था वो कौन ले रहा है? ये हमें समझना पड़ेगा। और ये जो इन्होंने एक षड्यंत्र फैला रखा है, इससे कहीं ना कहीं हर एक भारतीय को बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो महाराष्ट्र का, मैं कहता हूँ, चाहे उद्धव ठाकरे जी क्यों ना हो, कश्मीर के अंदर भी जो वहां पे नेता थे वो अपना परिवार नहीं बचा पाए थे। तो कल को अगर भगवान ना करे जिस तरीके की आप राजनीति कर रहे हैं, अगर उसका खामियाजा होगा तो हो सकता है आपको भी अपने बीवी बच्चे लेकर के बाहर भागना पड़े। और मुझे लगता है आप लोग तो इतने सक्षम हैं कि आप अपना बैग पैक कर करके महाराष्ट्र से कहीं भाग जाएंगे। लेकिन मेरे महाराष्ट्र के वो लोग जिनके लिए बाला साहब ठाकरे जी ने मुहिम चलाई थी, आवाज उठाई थी, उनके हक के लिए सड़क पे उतरे थे, सरकारों से लड़ गए थे, हिंदुत्व के लिए आवाज उठाई थी, परचम लहराया था, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को क्षतिग्रस्त पहुंचेगा।
जब बाला साहब ठाकरे जी ने नहीं सोचा हिंदी में विवाद करें, भारत के लोगों को, हिंदुओं को आपस में लड़ाएं, तो मुझे लगता है आपके मन में यह विचार कहां से आ गया? क्या सत्ता इतनी प्यारी हो गई कि आप बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को भूल गए? वो बाला साहब ठाकरे जी के विचार जो कहते थे कि मैं अपने जीते जी अपनी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, उनके मरने के बाद अभी उनकी आत्मा, पवित्र आत्मा स्वर्गों में भी नहीं पहुंची होगी। और आपने उस पार्टी से गठबंधन कर लिया जिसने आए दिन हिंदुत्व का विरोध किया, बाला साहब ठाकरे का विरोध किया, जिन्होंने हमारे संभाजी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का एनसीईआरटी से इतिहास ही गायब रखा, जिन्होंने सबको बताया कि मुगल ही महान थे, मुगल ही करता धरता थे, मुगलों ने ही सब कुछ किया। और आज दिन सड़कों के नाम, मुगलों के नाम पे एक शिवाजी की प्रतिमा लगाई जाती है। किसके? 2014 के बाद। आज संभाजी महाराज पे मूवी बनती है, छत्रपति शिवाजी का इतिहास बताया जाता है 2014 के बाद। आज चार साहिबजादे मूवी बनती है 2014 के बाद। आज केरला फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स हो, या कन्हैया लाल की हत्या पे उदयपुर फाइल्स हो, ये बन रही है। आज क्यों? लोगों को इतिहास बताया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि तुम्हारे बुजुर्गों ने इतिहास में क्या क्या किया, कैसे कैसे उनको क्षतिग्रस्त किया, कैसे कैसे उनको मारा गया, कैसे कैसे उन पर प्रताड़नाएं दी गई। अगर ये सब देखने के बाद भी अगर हम अपने विचार नहीं रख सकते, हम अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते, और हम जाति और धर्मों में बंटने में फायदा समझते हैं, तो लगता है हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम को पीटा था, वहां 500 से 1000 मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और एमएनएस के कार्यकर्ताओं को उठा के फेंका। ना उद्धव ठाकरे की औकात थी, ना राज ठाकरे की औकात थी कि उस समुदाय के लिए कुछ बोल दे। लेकिन वहीं एक हमारे हिंदू भाई को पीटा गया, तो कितने हिंदू वो सब संविधान पे बैठ गए कि भाई कोर्ट सजा देगा, कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन देगा। लेकिन जब उसके 2 दिन बाद एक एमएनएस के कार्यकर्ता का उपाध्यक्ष, उसका बेटा दारू पी करके एक महिला के साथ अभद्रता करता है, कपड़े नहीं पहने, शर्ट नहीं पहनी, निवस्त्र होकर के उसे कहता है तू जानती है मैं किसका बेटा हूं, मैं एमएनएस के कार्यकर्ता उसका बेटा हूं। जब ये लोग इतना धमका रहे हैं तो सोचिए, जब वो एक महिला का सम्मान नहीं करे तो आगे आम जनमानस का क्या सम्मान करते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे भारत के लोगों को समझने की जरूरत है कि कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी से वो ताल्लुक रखता हो, अगर हमारे को जातियों पे बांटने का काम करता है, हमें धर्म पे बांटने का काम करता है, हमें भाषा पे बांटने का काम करता है, तो जूता आपके पैर में उठा करके मारो। क्या कहेंगे आप भाषा विवाद? जी, ये बिल्कुल पहलगांव की बात दूसरी हमला है। पहलगांव में तो लोग धर्म पूछ मार रहे थे, यहाँ तो भाषा पूछ के मार रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है, बहुत सोचने की बात है। पहलगांव में तो लोग धर्म पूछ के मार रहे थे, यहाँ भाषा पूछ के मार रहे हैं। क्या ये राहुल गांधी जाएंगे तो वहाँ मराठी बोलेंगे? क्या अखिलेश यादव जाएंगे उनके प्रचार में तो क्या मराठी बोलेंगे? क्या ममता बनर्जी जाएंगे तो बुम्बा बुम्बा चुम्बा चुम्बा छोड़ के वहाँ पर मराठी बोलेगी? बहुत शर्मनाक बात है, ये सोचने वाली बात है।